नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसान आंदोलन हिंसक हो गया है? क्योंकि कल जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच झड़प हुई, उसके बाद से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह बहस गर्म हो गई है कि क्या किसानों और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो अब जमीन पर हिंसक होने वाला है। इसके साथ ही साथ सोनीपत में जिस तरह से किसानों को रोका गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर भी हुड़दंग मचाया गया, और इन सब के बाद राकेश टिकैत का जो बयान है कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता उनके मंच के आसपास भी भटका तो उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे, गोला लठ दी जाएगी। इन दो बातों का मतलब समझने के लिए आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाषा में जाना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में बक्कल उतार देने का मतलब होता है किसी की खाल उधार देना। यानी कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता किसान आंदोलन के मंच के पास आता है तो उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। यह बात उन्होंने आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा। वो वीडियो हम आपको कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो का जो सार है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही कुछ और भी बातें हैं जो दिलचस्प हैं, जैसे कि बीजेपी का पक्ष है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के एक वाल्मीकि समाज के नेता के स्वागत के लिए वहां पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बीजेपी के नेता का स्वागत ही करना था तो फिर किसानों के मंच के पास ही क्यों करना था। इसके अलावा भी राकेश टिकैत जैसा कह रहे हैं कि यह स्वागत पहली बार नहीं हुआ, बल्कि 3 दिन से लगातार ऐसा हो रहा था और कुछ लोग किसानों पर पत्थर भी चला रहे थे। जी हाँ, ये ऑफिशियल बयान है राकेश टिकैत का, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता किसानों पर पत्थर भी फेंक रहे थे और साथ ही साथ काले झंडे भी दिखा रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी अनाप शनाप बातें भी बोल रहे थे। ये जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, यह सब कुछ राकेश टिकैत के बयान पर आधारित है। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि यह पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन में बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से हुड़दंग मचाए हों। ऐसा पहले भी हो चुका है। हमने फरवरी में देखा था कि बीजेपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जब किसान आंदोलन में अपने समर्थकों के साथ जाते हैं तो ठीक इसी तरह का हंगामा होता है। इसके अलावा हमने सिंघू बॉर्डर पर भी देखा था कि किस तरह से बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता स्थानीय लोकल लोग बनकर सिंघू बॉर्डर पर हंगामा करते हैं और पत्थर चलाते हैं। इन सारी बातों से एक बात तो तय हो जाती है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी ज़्यादा हिंसक होते जा रहे हैं और लोकतांत्रिक समझ को ताक पर रखकर और लोकतांत्रिक तरीकों को ताक पर रखकर इस तरह से हुड़दंग मचाकर किसान आंदोलन के खिलाफ उनके अंदर भरे हुए नफरत को बार बार प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? अगर यह प्रायोजित नहीं है तो फिर क्या है? क्योंकि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता अगर किसानों के मंच तक जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें ऊपर तक के लेवल के नेताओं की मिली भगत होगी, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता अकेले झुंड बनाकर इस तरह का काम नहीं करता। यह बहुत हाई लेवल के नेताओं का काम हो सकता है कि किसी तरह से इस आंदोलन को हिंसक बना दिया जाए, क्योंकि जैसे ही कोई आंदोलन हिंसक होता है आंदोलन की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है और आंदोलन की मांगों के बजाय आंदोलन की हिंसा पर चर्चा होने लगती है। सरकारें भी यही चाहती हैं। सरकारों के लिए हिंसक आंदोलन हमेशा से फायदेमंद रहते हैं। ऐसे में सरकारों को पुलिस बल और सेना का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है, जिससे आंदोलनकारियों को पीटने से लेकर उन्हें जेलों में भरने तक का काम किया जाता है और फिर आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है। कहीं पर भी आंदोलन जब तक शांतिपूर्ण रहता है तभी तक इस बात की उम्मीद रहती है कि सरकार झुकेगी। जैसे ही कोई आंदोलन हिंसक होता है सरकारें उग्र हो जाती हैं, और चूंकि सरकार से हिंसा के मामले में जनता नहीं जीत सकती, क्योंकि सरकार के पास एक पूरा सिस्टम है। सरकार के पास सेना है, पुलिस है, टैंक है, गोली है, बारूद है और एक बहुत बड़ी मशीनरी है। आंदोलनकारियों के पास ये नहीं होता। हम भी नहीं चाहते कि देश में किसी भी तरह की कोई हिंसा हो, और ख़ासकर आंदोलन में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आंदोलन इस देश में आज़ादी के पहले से चल रहे हैं और अहिंसक आंदोलनों से ही इस देश को आज़ादी मिली है।
इसलिए इस देश के लोगों का विश्वास अहिंसक आंदोलन में ज़्यादा होता है। हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं जो अहिंसक रहे हैं और लगातार चलते रहे हैं और अंत में सरकार को झुकना भी पड़ा है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी एक वाल्मीकि समाज के नेता को किसान आंदोलन के मंच तक भेजती है और बीजेपी नंद किशोर गुर्जर जो कि ओबीसी समाज से हैं उनको किसान आंदोलन में भेजती है। यानी कि ओबीसी और दलित को किसानों से भिड़ाने का ये जो काम है यह क्यों हो रहा है। इस पर राकेश टिकैत ने भी कहा है कि दरअसल यह बीजेपी की किसान आंदोलन में जातिगत दंगे भड़काने की साजिश है, जातिगत दंगे भड़काने की। चूंकि बीजेपी को जब सत्ता में और पावर में लोगों को जगह देनी होती है बड़े बड़े उच्च पदों पे, चाहे वो मंत्रिमंडल हो या फिर सचिवालय हो या फिर पुलिस महकमे में बड़े पद हों, इन सारे पदों पर बीजेपी सवर्ण लोगों को बैठाती है। लेकिन जैसे ही इस तरह के काम होते हैं जहां पे दंगा फसाद करना होता है और इस तरह का माइलेज लेना होता है, वहां पर ओबीसी और दलितों और पिछड़ों को लगा दिया जाता है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में जब ओबीसी के छात्र उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के बड़े चेहरे जिनको ओबीसी चेहरे के नाम से जाना भी जाता है उनके घर के सामने प्रदर्शन करते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य उन छात्रों से मिलने भी नहीं आते हैं, उल्टा उन छात्रों को गिरफ्तार करवा लेते हैं और कई छात्रों को पुलिस से पिटवाते भी हैं। तो फिर ओबीसी को जब अधिकार देने की बात आती है तब बीजेपी सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके उन पर लाठी डंडा बरसाती है, लेकिन जब दो समुदायों को लड़वाना होता है तो सबसे आगे ओबीसी को आगे करती है। इस मानसिकता को और इस चाल को ओबीसी समाज को भी समझना चाहिए कि उनका किस तरह से इस पूरी लड़ाई में एक प्यादे की तरह इस्तेमाल हो रहा है और वजीर कोई और है। अभी आपने आज की न्यूज़ देखी होगी कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी में प्रसाद ज़्यादा चढ़ने लगा तो फिर पुजारियों में बवाल हो गया, क्योंकि कोरोना के वजह से प्रसाद चढ़ना बंद हो गया था तो ज़्यादातर श्रद्धालु वहाँ पर कैश चढ़ा रहे थे। अब फिर से दुकानें खुलने लगी और लड्डू जुटने लगे, तो अब वहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो लड्डू चढ़ाने लगे, तो पुजारियों ने लड्डू की दुकानें बंद करवाने के लिए दुकानों से लड्डू ही फेंक दिया ताकि वहाँ पर कैश ज़्यादा चढ़े। इस बात को अगर आपको समझना है तो आपको महात्मा ज्योतिबा फूले की उस बात को समझना होगा। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, खेत जोतना किसान का धर्म नहीं धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ करवाना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। दिलीप मंडल कहते हैं कि मंदिरों में सबसे ज़्यादा दान इस देश के ओबीसी के लोग देते हैं। ओबीसी के लोगों की जब हितों की बात आती है तो बीजेपी अपने कदम पीछे खींच लेती है। इसलिए ओबीसी लोगों को मंदिरों में दान देना बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके समाज का भला नहीं होता है। ओबीसी को यह पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि दरअसल संघ की यही कार्य प्रणाली है। संघ हमेशा से ऐसा ही करता रहा है कि जब भी कोई बवाल हो, कोई झगड़ा हो या फिर कोई इस तरह की घटना हो जिसमें मानवीय जान की कीमत हो या मानवीय मूल्यों की कीमत हो, वहाँ पर ओबीसी को आगे रख दिया जाता है, दलित को आगे रख दिया जाता है, प्यादा और मोहरा बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आती है वो तुरंत सवर्ण हितों को ध्यान में रखकर अपने सारे काम करने लगती है। गुजरात दंगे में भी यही हुआ था। मैंने आपको एक वीडियो पूरी विस्तार से गुजरात दंगे पर बनाकर बताया था कि किस तरह से गुजरात दंगे में ओबीसी और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार किया गया था और किस तरह से ओबीसी और दलित के समाज मारे गए थे। लेकिन जब चुनाव हुआ तो सवर्ण समाज के लोगों को टिकट दिया गया और बीजेपी की जो गुजरात में गवर्नमेंट बनी उसमें सवर्ण समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, सवर्ण अफसरों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया। ओबीसी को मिला तो सिर्फ जेल और मंदिर में घंटा बजाने का अधिकार। किसान आंदोलन में ये सारी घटनाएं जो हो रही हैं, इन सब के पीछे भी आपको बीजेपी के जातिवादी चरित्र को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीजेपी इस देश के पिछड़ा और दलित समुदाय को आपस में लड़ाकर सत्ता की मलाई खाना चाहती है। चूँकि 3 कारण हैं जिनके आधार पर बीजेपी ऐसा कर रही है, जिनमें से पहला कारण है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में किसान आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
दूसरा कारण है कि कोरोना के मैनेजमेंट में योगी सरकार जिस तरह से फेल हुई है, जिस तरह से गंगा में लाशें तैरती रही हैं, उन सब के बाद योगी सरकार के खिलाफ जनता में भारी असंतोष है। वहीं तीसरी बात, बंगाल चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो कम हुआ है और अपनी हिंदुत्ववादी राजनीति को वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकती, इसलिए अब वो नए हथकंडे अपनाने वाली है। इसकी भी साजिश और प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है, नए नए एजेंडे लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल राम मंदिर में घोटाले से ज़्यादा धर्मांतरण मुद्दा बना हुआ है। यह मुद्दा आम जनता का मुद्दा नहीं, मीडिया का बनाया हुआ मुद्दा है। लेकिन बात वही है कि कोई भी चीज़ आप लगातार जब 1-2 महीने 3 महीने देखते हैं, चौराहों से लेकर सोशल मीडिया तक, अखबारों से लेकर टीवी तक, बस जब आप वही देखते और सुनते हैं, मंच पे नेता भी वही बोलते हैं, तो आपको भी लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा तो यही है। आप अपने ज़रूरी मुद्दे भूल जाते हैं। लेकिन आपको मीडिया, सरकार और सोशल मीडिया की इस कारीगरी को समझना होगा और अपने मुद्दे से चिपक के रहना होगा। किसान आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, उसको चलने देना चाहिए और सरकार को बातचीत करनी चाहिए। ऐसी और बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। तब तक के लिए धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।